अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज तीन जो मौज़ूआत हैं उनका अहाता करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि कानून और आइन क्या कहता है। एक तो हम बात करेंगे कि ईमान मिज़ारी जो है उनको तहीन अदालत का नोटिस देने का दिया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अगरचे बाद उसके अंदर वजाहत भी आ चुकी है, लेकिन क्या वकील को भी किसी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए या वो अपनी आज़ादी राय में अपना केस प्लीड करने के अंदर उसके अंदर कोई बंदिश नहीं है, या फिर ऑनरेबल कोर्ट जो है उनको जो है वो कुछ चीज़ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। कानून और आइन इसके बारे में है क्या, कहाँ पर हमें जो है वो बॉटम लाइन जो है उसको फिक्स करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब, उनकी अपॉइंटमेंट के मुतालिक, उनकी फेक डिग्री के मुतालिक जो है हियरिंग जो है फिक्स हो गई है। अब उनको सुनेंगे आज़म खान साहब, ऑनरेबल जस्टिस हैं, और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर। क्या जो है वो क्राइटेरिया है एट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट, क्या उस वक्त ये डिग्रियां जो हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती? बादशाह जब उनके सामने ऐसे मतनाज़ा मुकदमात आते हैं जिनके ऊपर एक पार्टी अपनी तरफ से जो है वो कोई उसका फैसला लेना चाहती है, तो क्या उस टाइम उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है? किस तरह से मामला है? हमने अक्सर देखा कि वकला और ऑनरेबल जजेस जब भी उनके ऊपर कोई इस तरह का मामला होता है तो एक पाबंदी लगा दी जाती है, एक जो है उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी जाती है कि जनाब उनकी डिग्री गलत है, उनकी जो है नाम में गलती है, उनकी एटीट्यूड में गलती है। तो ये एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या वंस अगर इसको क्लियर कर दिया गया तो बादशाह उसको क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन नहीं कहना चाहिए? इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि मोहम्मद अफजल मजोका साहब ने एक फ़ैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जिसके अंदर उन्होंने 11 यूट्यूबर को जो है वो उनके जो चैनल्स हैं उनको बहाल कर दिया है। जो 27 टोटल थे जिसको एक मैजिस्ट्रियल ऑर्डर के ज़रिए जो है वो क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनका जो है वो नैरेटिव जो था एंटी गवर्नमेंट था। तो उसके क्या सियाको सबाक है, उनके बारे में बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे साकिब मुबारक भट्टी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आप पहले भी उनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। अच्छा और गहरा तजिया करते हैं, अच्छे लीगल एक्यूमेंट के मालिक हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे फैसल यकूब खान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले भी आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल मुकदमात में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक जो है वो अच्छी कमांड रखते हैं, मेहनती वकील के तौर पे जाने जाते हैं और अपनी मेहनत से अच्छा नाम बना रहे हैं। उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे और मैं दोनों मेहमानों को प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। अब मैं आपसे भट्टी साहब बात का आगाज़ करना चाहूँगा और पहला मौजू में जो है वो ईमान मिज़ारी वाला लेना चाहूँगा, जिसके अंदर एज ए लॉयर उन्होंने एक केस को प्लीड किया और उसके अंदर कमेंट जो है वो बेंच की तरफ से आए, फिर उन्होंने रिप्लाई किया, फिर ये बाद में भूल गए कि किसका कमेंट किन की तरफ से था, लेकिन बहरहाल मामला गर्म हो गया। उसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैंने शो काज नोटिस नहीं दिया और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इस वजह से नहीं शुरू की क्योंकि उनके करियर के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान आ सकता था। अच्छी बात है, बट एज ए लॉयर क्या हम आज़ादी हैं, हम कोई भी बात कह सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट को? क्या लॉ कहता है? अच्छा, इसमें असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा जो इस वक्त टॉपिक है उसको मद्देनज़र रखा। इसमें हमें ये चीज़ देखनी है कि एज अ लॉयर जब हम कोर्ट में आते हैं अपने क्लाइंट को राइट्स को कोर्ट से कोई रिलीफ लेने के लिए, तो हम बेसिकली जो क्लाइंट के राइट्स हैं और जो उसका केस है उसको हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं कोर्ट में। तो उस वक्त हम जो भी उनके मसाइल हैं वो कोर्ट को बता रहे होते हैं। कोर्ट के साथ लॉयर का मेरा ख्याल कोई पर्सनल ऐसा कोई किसी किस्म का जो भी है वो मामला नहीं होता, ना ही जो है वो वाइस वर्सा अगर आप देखें तो कोर्ट का लॉयर के साथ ऐसा पर्सनल मामला होता है। लेकिन जो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो शायद वो जो हमारी लॉयर थी वो अपने क्लाइंट को राइट्स जो भी उनके थे वो एक उन्होंने पिटिशन फाइल की थी कि वो उनकी जो क्लाइंट हैं वो पाकिस्तान से एग्ज़िट कंट्रोल इसमें उनका नाम है ECL में, वहाँ से उनका नाम रिमूव किया जाए। उस दौरान कोई ऐसे अल्फाज जो थे वो वहाँ पे यूज़ हो गए जिसके बाद वो फिर ये मौका यहाँ तक पहुँचा। लेकिन वहाँ तक मेरे ख्याल जो हम अब ओवरऑल देख रहे हैं पाकिस्तान की एक जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली कोर्ट्स को भी हमारी अफेक्ट कर रही है, लॉयर्स कम्युनिटी को भी अफेक्ट कर रही है। एक पेशेंस जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए।
तो अगर वो पेशेंस वाले हम पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो फिर उस हिसाब से हमें पेशेंस का मुजाहरा करें तो शायद ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन इसमें जब लॉयर कोर्ट में खड़ा होता है तो वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी होता है, अगर आप उसको लीगली देखें तो बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कोई ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कोई भी लॉयर ऐसी कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी कोर्ट के अगेंस्ट पास करता हो जिसके बाद कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग आती हो। लेकिन जो समटाइम्स अपने क्लाइंट्स के राइट्स को प्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा ऐसी जो बात है उसको ये समझ लिया जाए कि शायद ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो मेरा ख्याल वो ऐसा कोई मामला नहीं होता। और अभी इसमें भी रिसेंट इंसिडेंट में भी ऐसा ही कोई मामला हुआ है, कोई ऐसे शायद अल्फाज नहीं थे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसमें प्रोसीडिंग्स के ज़िम्मे में आते हों। और अगर ऐसा होता भी तो शायद वो कोर्ट के पास एम्पल पावर्स हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती हैं और शायद वो हो भी जाती हैं अगर ऐसा कोई मामला होता। तो इसलिए इसको हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि ऐसी कोई मामलात हुए नहीं है जिस तरह के वो कहे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊँगा, एक पॉइंट आ गया फैसल, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या हमें भी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट एक तो ये भी बताया कि देखिए लॉयर हैं, हमने प्लीड करना है, हमारा ज़ाती मामला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारी कम्युनिटी मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेगी इस पॉइंट के ऊपर कि हम जब रिलीफ मिलता है तो हम बिल्कुल ठीक है, हम ऑनरेबल कोर्ट की तारीफ भी करते हैं, जब भी हमें रिलीफ से थोड़ा सा हाथ खिंचता हुआ नज़र आता है तो फिर हम उसके अंदर भी एक जो है वो पर्सनल चीज़ की तरफ आते हैं। चले कोर्ट में नहीं, लेकिन बाहर एक बात चलती है कि जनाब ये रिलीफ देते हैं नहीं देते। क्या ऑनरेबल कोर्ट को इन चीज़ों से बाला इताक होकर देखना चाहिए या उनको भी जाहिर है अफेक्ट तो करती होंगी ये चीज़ें? जी असद, बहुत शुक्रिया वजू करने का प्रोग्राम में। बात ये है कि जब आप केस जीत जाते हैं तो आप कोर्ट के कायल हो जाते हैं, और अगर आपके फैसला आपकी मर्जी का नहीं आता कि आपके जो केस आपने प्लीड किया होता है और जो आपने प्रेयर मांगी, जो इस्तदा की होती है अदालत से, वो रिलीफ अगर आपको नहीं मिलती तो जाहिर बात है कि आपको एक आप डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं। अब ये आपका प्रोफेशनल लेवल होता है। जो मैंने वकला देखे हैं, जो प्रोफेशनल वकला होते हैं, वो अगर केस हार भी जाएं, जो भी उन्होंने फीस ली हो, वो कभी भी अपने जज्बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो हमेशा प्रोफेशनल रहते हैं। एक वकील को प्रोफेशनल रहना चाहिए। अदालतें जो हैं, जब आप बहस कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है कि उसके अंदर उतार चढ़ाव जो है कार्रवाई के दौरान, आर्गूमेंट्स के दौरान, सुनवाई के दौरान होता है। ये सब केसेस में होता है। ये मखसूस केस जिसका जिक्र हो रहा है उसमें वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, उनको कोई इंटरनेशनल कवरेज भी है मिली हुई, और एग्जिट कंट्रोल रिस्क से उनका नाम निकलाने के लिए वो आर्ग्यू किया जा रहा था उनके बारे में। और वो उनकी कुछ स्टेट के पास उनकी रिपोर्ट्स भी हैं, वो सही हैं गलत हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। और उस पर जो मैं, क्योंकि कोर्ट रूम में नहीं था, मेरी जो खबर आई है वो ये है कि जैसा आपने कहा कि आप मुझे एज ए परसीव करते हैं कि मैं एज ए डिक्टेटर हूँ जी, तो कई जजेस होते हैं जो कोर्ट को कंट्रोल करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं और अपनी प्रोसीडिंग्स को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके रखते हैं। उनकी परसेप्शन इस तरह की आती है कि वो शायद एक डिक्टेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वकला या बार को। ऐसी बात नहीं होती। दे हैव टू कीप ए डिसिप्लिन। तो सिर्फ ये बात हुई है और फिर उन्होंने सिर्फ ये बात की, और मैं नहीं समझता बाकी जो प्रोफेशनलिज्म, एक प्रोफेशनल वकील होते हैं वो कभी भी अपने जज्बात को ऊपर नहीं होने देते। प्रोफेशनल रहना चाहिए। आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं। नई रिलीफ अगर आपको मिलती, आप अगले फोरम में चले जाएं, अपील आप इसमें फाइल कर दें और मजीद अपने केस को मजबूत करके पेश हो, प्लीट करें। प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। मैं अपनी टीम से पूछना चाहूँगा, अगर मैं चीमा साहब को जो है वो ज्वाइन कर सकता हूँ। जी, मेरा ख्याल है चीमा साहब, आवाज़ आ रही है मेरी चीमा साहब आपको? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक तो प्रोग्राम के अंदर वेलकम। आप नाज़रीन जानते हैं आप चीमा साहब को बखूबी जो है वो एडवोकेट हाई कोर्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उभरता हुआ एक सितारा है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। और मैं सवाल भी अगेन आपसे पुट करना चाहूँगा कि प्रोफेशनलिज्म की एक लाइन तो होती है ना, आपने क्रॉस तो नहीं करना होता उसको। अगर आपको लग रहा है किसी, जैसे अभी जो है फैसल ने बताया कि यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस, आपको लीगल रेमेडी अवेल कर लें, ट्रांसफ़र करवा लें, आप उसकी अपील में चले जाएं, आप उसके अंदर एजेंटमेंट करवा लें, तो वो खतरे भी तो होते हैं। हमें कोर्ट को क्या, अगर कोर्ट कोई सख्त अल्फाज कह दे जो कि अक्सर आ भी जाते हैं, तो एक प्रोफेशनल वकील को क्या करना चाहिए? हाँ जी, देखें भट्ट साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरा मेरे ख्याल यहाँ पे आम नाजरीन के लिए जो पब्लिक वाबस्ता नहीं है इतनी ज़्यादा अदालतों के साथ पेश हुए हैं, उनको बताना ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल कि वो रेयर होता है। ये आए दिन का वाकया नहीं है। हम लोग रोज़ अदालतों में पेश होते हैं।
जजेस के साथ भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखेंगे लॉयर्स का बहुत रिस्पेक्टफुल कॉन्डक्ट होता है, और जज साहिबान भी जो हैं रिस्पेक्टफुली डील करते हैं लॉयर्स के साथ। वो कि फैसला आपके हक में खिलाफ डिसमिस सब अलाउ, वो कितनी तो बात है, बट एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में होता है प्रोसीडिंग्स जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। कभी कभार कोई ऊंचा नीचा हो भी जाता है। यहाँ पे जो इंस्टेंस है, यहाँ पे जो पता लगा है वो ये कि इन द फेस ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं है। ठीक, ये नहीं हुआ कि कोर्ट रूम में कोई गलत बात की गई है, ओके, बल्कि आउट ऑफ द कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था कि आप जज मतलब कोर्ट के मुतालिक इस तरह के स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो लॉयर हैं उन्होंने कहा कि अगर मैंने किया है तो विद इन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अपना जो हक है एक्सप्रेशन राइट जो एक्सप्रेशन का है वो इस्तेमाल किया है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कि उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको डिफर किया है दो इंस्टेंसेस में, कि मैं एज एन एक्टिविस्ट यहाँ पे पेश नहीं हो रही हूँ, मैं एज अ लॉयर पेश हो रही हूँ। तो एज अ लॉयर जब मैं पेश हो रही हूँ तो देन आई एम कैरिंग द ब्रीफ ऑफ माय क्लाइंट। मेरे कॉन्डक्ट की वजह से मेरे क्लाइंट का केस हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। असूलन तो बात ये सही है, लेकिन अब फिर दूसरी तरफ आपको देखना पड़ेगा कि आप एक अगर क्लाइंट का केस प्लीड कर रहे हैं तो आपको हर चीज का इख्तियार तो नहीं दिया जा सकता कि आपका जो दिल करे आप कह दें। जी जी। तो वो भी कोर्ट ने कंट्रोल करना है। ठीक। अच्छा, अब बात ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये एक आर्गुमेंट चली कि विद इन द लॉ है या नहीं, और बल्कि जहां तक मुझे इत्तला है या रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्होंने तो बल्कि कहा कि अगर आपको लगता है गलत तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे दें। ठीक ठीक। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो नोटिस होता है उसके वो एक अलग कार्रवाई शुरू हो जाती है। ठीक ठीक। उसके बाद आपको पूरा मौका मिलता है कि आप अपनी जो पोजीशन है वो वाजे करें कि कंटेम्प्ट हुई या नहीं हुई। ठीक। और ऑब्वियसली जहां कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट है वहां पे तो इसको जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हुज्जत पूरी की जाती है। यहाँ पे वो नहीं है। मैं चीमा साहब, मैं मुझे एक ज़िमनी सवाल पूछने दीजिएगा। मैं यही कह रहा हूँ, आप एक लॉयर के तौर पे कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, इमाम निजारी का दलेराना एक्शन, आपको पता है पब्लिक तो बड़ा एडवेंचर पसंद करती है ना कभी वकील और जज साहब के। हाँ जी, हाँ जी। और एज ए लॉयर तो हमें पता है कि जब आप एक केस प्लीड कर रहे हैं एंड इन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ यू आर स्टेटिंग कि जनाब आप इस टाइम सिर्फ मुझे एज ए लॉयर सुने, बट बाहर जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ट्वीट करें रिगार्डिंग द सेम केस, उसके अंदर आपको पाबंदी नहीं है, जज के ऊपर आपने पाबंदी लगा दी कि वो आपसे बात तंग करे। ये प्रॉब्लम देखिए, ये तो है। अगर हम हम लॉयर भी हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकेंगे कि जब मैं अदालत में हूँ तो मैं अदालत से बाहर जो कह रहा हूँ उसको आप देखें ही ना, सुने ही ना। ऐसा तो नहीं होता। ठीक। कोर्ट ने तो हमेशा अपनी जो उसकी जो रिस्पेक्ट है और जो स्टीम है कोर्ट की, उसने उसको तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। प्रोटेक्ट करने पॉइंट। लेकिन ये चीज बड़ी जरूरी है भट्ट साहब कि ये बात रखनी यहाँ पे जरूरी है अंदर कि जो आईन और कानून है वो इख्तियार तनकीद की देता है शहरी को भी और वकील को भी, लेकिन एक दायरे एक जुमरे के अंदर। आपने विद इन रीजनेबल जो है टेम्परेट लैंग्वेज है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली और एक दायरे के अंदर रह के बिल्कुल तनकीद आप कर सकते हैं, आपको हक है। और कई लोग तो कहते हैं आपकी ड्यूटी भी है सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये चीज जज करना है। मैं साकिब आपकी तरफ आऊंगा। इफ वी हैव अ ग्रीवेंस अगेंस्ट एनी ऑनरेबल जज, अगर आपको लगता है कि हद क्रॉस हो गई, जाहिर है कोर्ट में आप पेश होते हैं, वो प्रॉब्लम एक आ सकती, तो एज ए लॉयर वी ऑलवेज एडवाइज टू द पीपल कि जनाब कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें, पटिशन फाइल करें, दरख्वास्त दी। तो हम कोर्ट के अंदर फिर क्यों, अगर इसी केस को सामने रखा जाए तो कोर्ट के अंदर हम क्यों नहीं खुद उस चीज़ को फॉलो करते, कोई फाइल कर दें, आपको रेफरेंस फाइल कर दें, कोई पिटिशन फाइल कर दें। जी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम खुद जो लॉयर्स हैं वो खुद, चूँकि हम लोग एक अगर देखे जाएं तो एक लॉ स्टूडेंट भी हैं हम, क्योंकि इंसान सारी उम्र सीखता है और हम लोग भी सीखते हैं। उसमें लॉ तो बड़ा क्लियर है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो लॉ में उसका एक प्रोसीजर दिया गया है कि अगर कोई ऑनरेबल जज के अगेंस्ट हमें कोई अपनी रिजर्वेशंस हैं या कोई ऐसी बात है, उसके लिए पिटिशन हम फाइल कर सकते हैं। अगर वो कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहब हैं तो हम उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इवन के केस हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, केस ट्रांसफ़र हो जाता है उसमें, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ऑप्शन हैं केस ट्रांसफ़र करने की, ताकि एक इम्पार्शल जो है वो एक डिसीजन आए, पार्शल डिसीजन आए। दूसरा, अगर फिर कोई हाई कोर्ट में अगर ये मामला देखें किसी ऑनरेबल जज के अगेंस्ट है तो वहाँ पे भी एक क्राइटेरिया मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसमें रेफरेंस फाइल किया जा सकता है। फिर एक ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है कि हम एक केस को
एक जज साहब से ट्रांसफ़र करने के लिए चीफ जस्टिस साहब को एप्लीकेशन देकर दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहब के पास केस ट्रांसफ़र करा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली देखें ये सारा जो प्रोसीजर है ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए है। ठीक। तो अल्टीमेटली जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो एक जो आम लिटिगेंट है उसके लिए है। तो उस लिटिगेंट के केस के ऊपर किसी भी वजह से किसी जज साहब के साथ किसी लॉयर के रवैये की वजह से या लॉयर जज साहब के लॉयर के साथ रवैये की वजह से या किसी भी मामूली इम्पेशेंस की वजह से उसका केस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कि वो खराब नहीं होना चाहिए। उसको जो कोर्ट के अंदर वो एक रिलीफ लेने के लिए आया है, जो कानून के मुताबिक उसका रिलीफ बनता है, वो उसको हर सूरत में मिलना चाहिए, वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। इसमें असद मैं एक बात करूंगा जी, कि जो साकिब ने बात की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप रेफर कर सकते हैं अगेंस्ट दी ऑनरेबल जज। जी जी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अभी हियरिंग्स हुई थी 2-3 महीने पहले। उसमें जो पटिशनर्स अपना केस साबित नहीं कर सके थे तो उन पटिशनर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई के ऑर्डर्स हुए थे, ठीक। और उसमें से कॉस्ट भी उनको डाली गई थी और उनको ये एडवर्स उनकी ऑब्जर्वेशंस दी गई थी कि आप अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बिफोर जज के आप एक मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ केस ले आए और आप इसको साबित नहीं कर सके। तो ये भी एक देखने की ज़रूरत है कि अगर किसी वकील ने लेके जाना है, किसी साइल ने लेके जाना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उसके पास एक बिल्कुल ठोस केस होना चाहिए जिसके पास सबूत होने चाहिए। जो आपका एक टॉपिक भी है अगले जो आपने कहा था कि डिस्कस आप करेंगे। मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ फैसल में। अचीवमेंट साहब आपकी तरफ लास्ट क्वेश्चन पे मैं अगले टॉपिक की तरफ जाता हूँ। ये बताइएगा कि अब कोर्ट के अंदर बाजुकात आपको करप्शन का मामला नहीं है, एक ऑनरेबल जज जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट है, अच्छा कानूनी फैसला लिखते हैं, पढ़ते हैं सारा कुछ, लेकिन बाजुकात टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है कि वो आपको कोई इस तरह से कमेंट करते हैं। उसके अंदर के लॉयर को इम्यून होना चाहिए, उसका क्लाइंट बाजुकात खड़ा है पीछे या उसको सारी कम्युनिटी देख रही है, तो ये भी तो हमें एक प्रॉब्लम आता है कि बाजुकात कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा है कि एक मिजाज के अंदर इस तरह का तनाव है, उसके लिए भी आप क्या जा सकते हैं। और फिर ये कि फैसल जिस तरह कहते हैं कि यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड एविडेंस, उसमें कौन गवाही देगा, क्या करेगा, इस तरह तो फिर आप निज़ाम को आगे नहीं लेके जा सकते। मिजाज के ऊपर तो आप किसी को नहीं ना कह सकते कि उनको जज होने से हटाना चाहिए, लेकिन तो चीमा साहब आप इस चीज़ को माने कि वो चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है अपनी जगह पे। ये तो जिस वक्त अपॉइंटमेंट्स हो रही होती हैं तब देखना चाहिए। और ये भी बात है कि अब कुछ लोग कहते हैं एक साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, वो भी अपनी जगह पे देखें। ये तो बात सही है, अगर एक बंदे को शॉर्टनेस ऑफ टेम्पर है या हाइपरटेंशन है या इस तरह की कोई और उसकी जो नेचर में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको गुस्सा जल्दी चढ़ता है या टॉलरेंस कम है, तो ये चीज़ें बिल्कुल देखी जा सकती हैं। क्योंकि आप जज जो है, आपको पता है कि जज के लिए जो तहम्मुल से चलना, ठंडे दिमाग से सुनना और काम रहना और नर्व्स को बिल्कुल कूल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये लॉयर्स साइड पे भी इस तरह का कोई टेस्ट नहीं है, लॉयर्स का भी तो होना चाहिए ना। लॉयर्स का तो आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं एंट्री लेवल पे, मतलब बड़ी कोशिशें की गई हैं इंस्टीट्यूशंस को चेक करने की कि डिग्रीज सही हो रही हैं नहीं हो रही हैं। एंट्री बैरियर तो बहुत लो है हमारे, बहुत लो थ्रेशोल्ड है, बहुत थ्रेशोल्ड लो है। तो वो तो खैर एक अलग स्टेप की बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जजेस की ही अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो क्योंकि जिम्मेदारी जज, देखें वकील को थोड़ा आपको मार्जिन देना पड़ेगा, वो तो प्लीड कर रहा है, जो जिम्मेदारी है फैसले की वो तो जज के ऊपर है। सो द हैवी बर्डन इज ऑन द जज। द जज हैज टू डिस्प्ले लॉट ऑफ क्वालिटीज, उसमें फेयरनेस भी है, इम्पार्शियलिटी भी है, कूल और काम तरीके से बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना भी पड़ता है, बहुत लंबी हियरिंग्स भी होती हैं, बहुत चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल। तो आपका टेम्परामेंट जो है वो जाहिर है एक खास किस्म का टेम्परामेंट जो है इसमें जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं। अभी तक का जो सिचुएशन हमारे पास है व्हाट्सएप, उसमें मिजाज की बेस के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है किसी को उतरवाना या चैलेंज करना। जो बात अभी चल रही थी यहाँ पे तो बहुत मजबूत और बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको केस चाहिए, या तो करप्शन का, इरेगुलरिटीज का, या आप जो है इलीगैलिटीज आपको दिखानी पड़ेंगी फैसलों के अंदर, फिर आप केस मेंटेन कर सकते हैं कि किसी जज को उतारना चाहिए अपनी सीट से, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। असद इसमें आजकल जो मिजाज है वो भी डिक्टेट हो रहे हैं, मिजाज जो है वो भी डिक्टेट हो रहे हैं। नाज़रीन, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिविटी किसी भी निज़ाम की है कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, उसके अंदर दोनों साइड पे वकला और ऑनरेबल जजेस, इनको मिलकर चलना पड़ेगा।
हम जो उनके अंदर जो लकूनस हैं उसको इंडिकेट कर सकते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुकूमत वक्त का और जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनका काम है। अगले मौजू की तरफ बढ़ता हूँ और अब बात करेंगे कि ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी डिग्री के मुतल्लिक जो है उनकी अपॉइंटमेंट को गालबन एक जो है वो पिटिशन फाइल की गई है को वारंटों की। उसके अंदर बुनियादी मकसदियत यही होती है कि जनाब कोई फ़लाँ शख्स जो है वो किस वजह से किसी पोजीशन को होल्ड किए हुए है। दो ऑनरेबल जजेस आज़म खान साहब और सरदार सरफराज साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, इसकी हियरिंग करेंगे। मैं साकिब आपकी तरफ आऊँगा, आपने देखा है, नाज़रीन को थोड़ा बताइएगा क्या इनकी डिग्री जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से गालबन है, उसको फेक किया गया है। सवाल मेरा बुनियादी ये है, जो आम बंदा भी सोचता है कि यार पहले आपने जब अपॉइंट करना होता है, आपके इदारे, आपके जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ कहाँ होती हैं, पहले आप अपॉइंट कर लेते हैं, कोई इस तरह का नाजुक केस आता है, आप उसको कहते हैं जी आप तो काबिल ही नहीं। अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये जो एक ऑनरेबल जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स का बट इस सब मैं आपसे जो है वो इस्तफसार कर रहा था कि जनाब ये एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये क्यों इदारे या जो है वो जो ज़िम्मेदारान हैं इस चीज़ की एश्योरेंस करते हैं। अब एक जो शख्स जो है वो बैठ गया मनसब पर, उसने लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले शुरू कर दिए, तो इस वक्त पर आकर आपने उसकी जो है वो करना किस तरह से देखते हैं इसको? अच्छा, इसमें ऐसे है भट्ट साहब कि एक मैं जैसे कि अभी गुजारिश कर रहा था कि एक लथार्जिक प्रोसीजर होता है सुपीरियर कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की अपॉइंटमेंट का, जिसमें अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग जो हैं वो उसमें रिपोर्ट्स भी आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनके मुतल्लिक। उसके बाद जाके फिर एक ये पूरे प्रोसेस में से गुजरने के बाद और जुडिशल कमीशन से होने के बाद ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो ये जो LLB की डिग्री है, ये तो मेरा ख़्याल है इससे भी अगर हम पीछे चले जाएँ जज बनने से पहले भी, तो कोई भी जज जो जिस वक्त जज बनता है उससे पहले वो एक लॉयर होता है। ठीक, तो लॉ की इनिशियली स्टेज के ऊपर भी हमारी पंजाब बार कौंसल और उसमें भी इस तरह की डिग्री का वहाँ से भी चेकिंग का एक प्रोसीजर होता है। तो ये इस लेटर स्टेज पे आके इस तरह का इशू जो वो क्रिएट हुआ है, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि अब ये रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर ये मेंटेनेबल भी है कि नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर वैसे जजेस के सुपीरियर जजेस के अगेंस्ट कोई कंडक्ट का मामला होता है, उनके मिसकंडक्ट का या अदरवाइज कोई इशू होता है, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उनकी इनिशियल जो LLB की डिग्री है उसको चैलेंज किया गया है। तो उस चीज़ को देखना है कि क्या ये रिट के अंदर मेंटेनेबल होगा और ऑनरेबल कोर्ट इसके अगेंस्ट कोई अपनी वर्डिक्ट देगी या इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेगी कि वो इसको मामले को देखे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये चीज़ें आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये चीज़ें पहले देखने वाली होती हैं कि जब अपॉइंटमेंट्स होती है। अब अपॉइंटमेंट होने के बाद और जजेस के इस तरह उनके बहुत ज़्यादा चूँकि उन्होंने डिसीजंस किए हैं और फिर कुछ अभी भी इम्पॉर्टेंट जो केसेस हैं वो उनके पास पेंडिंग हैं जिन पे हियरिंग्स हो रही है, तो इस तरह के टाइम पे इस तरह का इशू आना जो है वो काफ़ी चीज़ों की तरफ मामला को लेके जाता है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आया साकिब आपका। मैं फैसल आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ये बताइएगा, जैसे अभी साकिब ने भी बताया कि मेंटेनेबिलिटी नहीं है, आपके पास स्पेशल लॉ मौजूद है, तो इतनी देर किस तरह से एक ऑनरेबल जज को जो है वो रखा जा सकता है निज़ाम में। फिर दूसरा ये कि वो इदारे जिन्होंने एट द टाइम ऑफ LLB उस चीज़ को इंडोर्स किया डिग्री को, क्या वो कटहरे में नहीं आने चाहिए कि जनाब आपने जो है वो उस टाइम ये लेटर लिखा था, अब आप ये लिख रहे हैं? असद इसके अंदर मैं इसको इस तरह देखता हूँ मामले को कि इसमें जो अभी सवाल रिट पिटिशन के अंदर है, अभी तो वो उसकी सुनवाई 16 को होनी है। ठीक, उसमें वो रिट पिटिशन आगे चलती है या उसको खारिज कर दिया जाता है और फिर उस पर जो फैसला आता है उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक, बट ये ज़रूर सवाल पैदा होता है कि पटिशनर ने जो खबरें आ रही हैं, जो खबरों में बात चल रही है, वो ये है कि पटिशनर ने अपनी रिट पिटिशन के साथ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, दस्तावेजी शहादत, दस्तावेजात लगाई हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है कि जी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की। उसके बाद दूसरी जो रिपोर्ट उनके पास हैं कि जो कह रहे हैं कि इनकी जो LLB की डिग्री है वो इनवैलिड है, वो अभी प्रूफ नहीं हुआ। वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर केस रेफर होगा तो फिर वो इसको प्रूफ करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जो सिंध बार काउंसिल है और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जब ये ऑनरेबल जस्टिस साहब जो हैं, अभी हम उनको ऑनरेबल जस्टिस ही करेंगे क्योंकि अभी तो फैसला नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो ये जब ये अपॉइंट हो रहे थे एज ए जज ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, तो उस वक्त ये इनकी डिग्रीज को प्रॉपर्ली वेरीफाई क्यों नहीं किया गया कि ताकि उस वक्त सवाल जो अब उठा है सवाल वो उस वक्त उठ जाता और वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते और इस तरह की एक मुश्किल हालात से, मुश्किल डिफ़िकल्ट पोजीशन से वो ना होते। जो उन्होंने फैसले किए, जो उन्होंने सारे मामलात किए, उनके लोगों की जायदादों के, ज़िंदगियों के, हकूक़ के,
तो ये मैं समझता हूँ कि ये सवाल उठता है कि हमारे जो जजेस अपॉइंटिंग सिस्टम है जी। उसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसके अंदर उसमें जो बार काउंसिल्स जी। हैं उनकी जिम्मेदारी जो है उसको बढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत ठीक है, पॉइंट आ गया फैसल। मैं अचीमा साहब आपकी तरफ भी आऊँगा। मैं गुमन साहब पहले, नाज़रीन गुमन साहब हमने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है, खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। गुमन साहब आप तो जाहिर है बहुत करीब भी हैं, आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं। मैं फिर वही पूछूंगा कि ये जो इन्होंने फैसले किए हैं किसी भी ऑनरेबल जज ने, जब इस स्टेज के ऊपर आके उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा रहा हो, तो उनकी क्या एक तो कानूनी हैसियत तो क्या रहती है, दूसरा ये कि मोरली फिर लोग उस चीज़ को चैलेंज करते हैं, उसके अंदर कोई इम्पैक्ट आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मॉरल वैल्यूज़ पे आपने बात की है ना कि मॉरली उसकी क्या इम्पोर्टेंस या सैंक्टिटी रह जाती है। वो ये है सबसे पहले तो कि जो अभी चल रहे हैं केसेस, उनमें ऐसे सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि जज साहबान ऐसे जो भी इस सिचुएशन में आते हैं उनको चाहिए कि खुद ही विथड्रॉ कर दें अपनी पावर्स को, टेल द फाइनलिटी ऑफ देयर पिटीशन और क्वेश्चन और व्हाटएवर इज दिस सिचुएशन, उसके अगेंस्ट जब भी, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको खुद प्रेजेंट करना चाहिए कि मैं जुडिशियल काउंसिल है कंसर्न्ड अथॉरिटी या रिट पिटीशन है, क्योंकि यहाँ पे भी रिट पिटीशन वाला मामला भी कुछ डिस्कसेबल है, मेंटेनेबिलिटी पे डिस्कशन चल रही है। अब उसके फैसलों का होता क्या है वो देखें, एक लीगल टर्म है, पास ट्रांजैक्शन है, जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 6 में उसका भी जिक्र है कि ही वाज एक्टिंग एज अ जज। अब आगे उसकी जो वो उसकी जो सैंक्टिटी है, कानूनी हैसियत है, वो उस पर्सन की, उस सीट की मैं बात नहीं कर रहा, उस पर्सन की क्या बनती है वो तो डेफिनेटली फिर डिक्लेयर होगी, लेकिन वो जो फैसले हैं उनको मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसको खोलेंगे तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने का है। तो इसलिए ये है कि वो सीट को जो है ना, वो जो जुडिशियल एक्टिविटी है उसको सेव किया जाता है, उसको सेव किया जाता है। पॉइंट आ गया। मैं चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ये बताएं कि पहले कम ऐसे कोई मेरे नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि स्पेशल लॉ के होते हुए जनरल लॉ, और फिर ये है कि उसके अंदर मेंटेबिलिटी, अगर दोनों साइड पे इंटरप्रिटेशन आ सकती है, एक जाहिर है एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि क्या वजह है कि अगर इसको एक्सेप्ट किया जाता है इसकी मेंटेनेबिलिटी? जी, मेंटेनेबिलिटी का बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। हमारे मुल्क में हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है, सारी हिस्ट्री की, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले इस पे मौजूद हैं। एक असूल है हमारे जूरिस्प्रूडेंस में, कॉमिटी ऑफ जजेस। ठीक, कॉमिटी ऑफ जजेस, जजेस ने एक दूसरे के साथ एक लिहाज और एक जो है रिस्पेक्ट का जो है रिलेशनशिप कायम करना होता है। ठीक ठीक। उस कॉमिटी ऑफ जजेस के असूल से ये असूल निकला है कि ये नहीं हो सकता कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज को रिट इशू कर दे। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि इसके नताइज आप देख लेना, जाहिर है रिट जो है सुपीरियर कोर्ट से उससे इंफीरियर कोर्ट को इशू तो की जा सकती है, बट हॉरिजॉन्टली एक जज एक ही अदालत के अंदर बैठे, आप सोचना हाई कोर्ट के एक जज साहब दूसरे जज साहब को रिट इशू कर रहे हो किसी एक्ट को करने का या ना करने का, तो निजाम नहीं चल सकेगा। तो ये असूल तयशुदा है, इसमें कोई वो है ही नहीं, कंट्रोवर्सी कोई नहीं है, ये ऐसे ही रहा है। ठीक, यहाँ पे देखना ये होगा, और इसी वजह से ये पिटिशन भी मेंटेनेबिलिटी पे ही रही है अभी तक पेंडिंग। यहाँ पे देखना ये होगा, जो एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज करता है कि यहाँ पे आप रिट कर ही क्यों रहे हैं, आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएं, जो एक रास्ता है। समझ ये आ रही है कि वो इस वजह से रास्ता इख्तियार नहीं किया जा रहा कि वहां पे जो ग्राउंड्स हैं वो हैं मेंटल या फिजिकल इनकैपेसिटी के, या बंदा जिस्मानी या जहनी तौर पे काबिल ही नहीं रहा जज की हैसियत में काम करने का, या इनएफिशिएंट है, या मिसकॉन्डक्ट है। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे तीनों चीजें नहीं है। एक अपॉइंटमेंट में नक्स है कि आपकी डिग्री सही नहीं थी। अब एक यहाँ पे बहस बनेगी, एक इशू बनेगा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाए भी तो क्या वहां पे वो जो ग्राउंड्स हैं उस पे डिस्क्वालिफिकेशन उसकी जज की बनाई जा सकती है, क्योंकि वहां पे रिमूवल है। ठीक ठीक, रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ जज। ठीक, तो अब ये तो जजेस देखेंगे कि क्या यहाँ पे एक अलग उसूल तय किया जाएगा कि अगर आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट में कोई नक्स निकलता है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज ही हैं, ठीक, तो दूसरे हाई कोर्ट के जजेस बैठ पे फैसला कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा पॉइंट। हाँ, ये फिर वो तो आप सिरे से ही आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। मेरे ख्याल में छोटी सी जी जी अभी जो रिट के मुतालिक बात की है चीमा साहब ने, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बात है। उसी के कॉन्सोनेंस में एक बात ये है कि ये जो लेटर लिखना है, मतलब ग्रुपिंग बना के एक दूसरे के खिलाफ
इवन उस चीज़ को भी ज़रा इस चीज़ में कंसिडर किया जाए ना, ये वाक़तन ये बड़ी एक जो है ना एक अजीब किस्म का एक कैपेसिटी बन जाती है सिचुएशन कि आप अपने ही ब्रदर जजेस के खिलाफ, चूंकि जब एक जज बन गए, एक सीट पे आ गए, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। एक जो भी लेजिस्लेटर ने या जो भी लेजिस्लेशन ने या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दे के या उसमें आके किसी चीज़ को बनाया या यहाँ के जज को वहाँ पे लेके गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रह के किया है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे अगर एक जज आ गया उस सीट पे तो उसको चैलेंज किया जाए कि ये मतलब अजीब इन्होंने ये काम किया है कि मतलब उनकी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया है। मतलब ये चीजें जो ना बड़ी अजीब सी लगती हैं। अजीब सी लगती है। मैं पॉइंट आ गया, मैं साकिब आपकी तरफ आऊंगा। हमारी पिटिशन तो इस तरह की कभी ना लगे, रजिस्ट्रार कुछ 500 के करीब वो लगा दें इसके ऊपर ऑब्जेक्शन, तो ये किस तरह से पॉसिबल है और क्यों रजिस्ट्रार ऑफिस के, क्या ये ऑब्जेक्शन की इसके तौर पे आगे चल रही है आगे? नहीं, ये भी ऑब्जेक्शन केस के तौर पे तो नहीं चल रही, ये तो एक रेगुलर केस के तौर पे चल रही है। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के पास जब ये पिटिशन चल रही थी तो उन्होंने इसको अभी मेंटेनेबिलिटी पे ही रखा हुआ था कि पहले ये डिसाइड होगा कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। बाकी दूसरी बात जो आप बोली ये है कि शायद ये बात भी कुछ हद तक सच है कि शायद अगर ये एक आम लॉयर ऐसी को पिटिशन फाइल करता तो रजिस्ट्रार ऑफिस से इसको ऑब्जेक्शन लगा के तो ये एंटरटेन ही ना शायद की जाती, लेकिन ये किन सर्कमस्टांसिस में एंटरटेन की गई और इसको मेंटेनेबिलिटी पे है अभी तक, लेकिन मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होती है तो फिर ही आगे पता चलेगा कि ये पिटिशन जो है इस पर कोई डिसीजन भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। और फिर अगर डिसीजन आता है तो फिर देखना होगा कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है। ये 16 को पता चलेगा कि वो इसको एक्सेप्ट करके तो मामले को रेफ़र करती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, या इसको जो है ये रिट जो है ये वैसे ही मेंटेनेबिलिटी के इशू पे ही अपनी मौत जो है वो आप ही मर जाती है वहाँ पे और ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, मुझे टाइम की कमी है। फैसल, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। कोर्ट को एक जो है यकजा होकर नहीं काम करना चाहिए। खालिद ने भी इंडिकेट किया, चीमा साहब ने भी बताया, साकिब भी बात कर रहे हैं कि एक कंफर्ट लेवल नहीं है ऑनरेबल जजेस के दरमियान, स्पेशली वी टॉक अबाउट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कुछ ज़ाब्ते जो है वो लिखे बगैर भी फॉलो करने चाहिए। जी बिल्कुल फॉलो करने चाहिए। वो जो दूसरे ऑनरेबल जजेस जो हैं एज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तैनाती हुई है, बट इसमें जो ये मिस्टर जस्टिस तारिक मसूद जहांगीरी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उनके खिलाफ लाए गए हैं, आई थिंक ही हैज़ टू आंसर द डॉक्यूमेंट। ए मैन कैन लाई बट द डॉक्यूमेंट कैन नॉट। डॉक्यूमेंट ही हैज़ टू से, ही हैज़ टू प्रूव at some point somewhere, probably before the honorable Supreme Court or before the Supreme Judicial Council के इन दस्तावेजात के अंदर कोई हकीकत नहीं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, कोई भी हो उसे कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वो स्टेप बाय स्टेप, चाहे बेबी स्टेप हो, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम दुनिया के बहुत नीचे दर्जे पे हैं इंसाफ की फराहमी में, लेकिन आवाज़ उठती रहेगी, बात होती रहेगी और इक़्तिदार तक जब बात पहुँचेगी तो फिर उसके अंदर तब्दीली की गुंजाइश ज़रूर निकलेगी। इस पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।